फेल्स का टॉपिक शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए पहले तो देखिए इफ एल्स होता क्या है। इफ एल्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पर कोई चीज, कोई भी स्टेटमेंट सेलेक्ट करना होता है ना। मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर लाइट चले जाए या तो क्लास चलेगी या नहीं चलेगी, मतलब जब या वाला वर्ड आ जाता है कि यदि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। यानी दो चॉइस है, काम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो काम होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो काम नहीं होगा, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो एक क्वेश्चन आता है हम लोग के एग्जाम में, कभी तो पूछ लेता है कि एक प्रोग्राम बनाइए कि दी गई एज जो है, क्या आप वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एज। अब यहाँ क्या आ गई, यहाँ सिचुएशन खड़ी हो गई, एक कंडीशन आ गई कि क्या आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। वोट की एलिजिबिलिटी को दिखाते हुए प्रोग्राम बनाइए। तो इस बात का सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 18 साल से ऊपर की एज का बंदा क्या है, वोट दे सकता है, और उससे नीचे का वोट नहीं दे सकता। बात समझ रहे हो ना कि कंडीशन क्या है, 18 साल की एज है। तो दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि मैंने टोकन्स के टाइम पर एक बात पढ़ी थी, रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। अगर मैं एज को कंपैरिजन करूं कि एज अगर ग्रेटर देन हो, बड़ी हुई 18 से तो वोट देगा, और छोटी हुई तो वोट नहीं देगा। तो इसी बिहाफ का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे चलेगा? क्वेश्चन लिखा गया सबने? क्या ले लूं? एज ले लूं? एज पॉइंट में तो ले नहीं रहे हम लोग, कंप्लीट एज ले रहे हैं। इंटीजर ले सकते हो ना, 18.5 साल, 21.5 साल, 21.2, 21 साल 2 महीने, पर फिलहाल हम यहाँ इंटीजर में नहीं है, ठीक है। ले सकते हो, मतलब बाउंडेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फ्लोट की वैल्यू क्या नहीं होगी, कंपैरिजन नहीं होगा। दिक्कत समझ में आई? एज लेने में प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बोलता है एज क्या लो। अच्छा, अब मैं आपको अभी फेल्स में चलते हुए हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ पढ़ेंगे। क्या होता है, अभी तक हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हर एक वेरिएबल की वैल्यू को साथ के साथ डिफाइन कर रहे थे। जैसे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 कर रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें समझना था कि कौन सी चीज क्या होती है। वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल को वैल्यू दे दी, लेकिन अब वैल्यू जो हम देंगे वो कहाँ से देंगे, आउटपुट स्क्रीन से देंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट करने के लिए हमारे फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? क्या होता है? प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ इनपुट फंक्शन है। यानी कि प्रिंटफ जो है वो एक आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ जो है वो एक इनपुट फंक्शन है। यानी कि स्कैनफ क्या काम करता है, इनपुट करने का काम करता है, और प्रिंटफ स्क्रीन पे जो भी चीज आपने देखा होगा अभी तक हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी प्रिंट कराते हैं वो प्रिंटफ की मदद से करते हैं, स्कैनफ की मदद से तो नहीं कराते। स्कैनफ कैसे काम करेगा? अब हम एज की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में नहीं है। एज की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन से इनपुट करेंगे, ठीक है। कैसे इनपुट करेंगे? सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, कैसे, प्रिंटफ। आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग एटीएम में कार्ड लगाने जाते हैं तो एटीएम क्या कहता है, एंटर योर पिन कोड। जब वो बोलता है तभी तो आप पिन कोड एंटर करते हो, जब तक वो बोलता नहीं तब तक करते तो नहीं। क्यों? हमें पता ही नहीं होता मशीन अभी खराब हो रही है कि चल रही है। भाई मैसेज डिस्प्ले होता है तो पता चल जाता है कि मशीन वर्किंग में है। तो इसीलिए
इसका कोई लॉजिक से, प्रोग्रामिंग से कोई रोल नहीं है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसको प्रिंट कराते हैं कि हमें स्क्रीन पर जब प्रिंट हो जाएगा कि एंटर योर एज, तभी हम एज एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर योर एज। अब हमने क्या किया, इनपुट करने के लिए स्कैनर डबल कॉमा, किसकी वैल्यू इनपुट करनी है, एज की। एज का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज जी। तो यहाँ परसेंटेज जी लगाएंगे जो इस बात की पहचान करेगा कि आने वाली वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है, और यहाँ वेरिएबल का नाम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मान लीजिए मैं एक आदमी को भेजूं, बोलूं कि जाओ परियों को बुला के लाओ, और वो परियों के गांव में जाके बेचारा धक्के खाता फिर रहा है कि परियों का गांव तो यही है, लेकिन परियों के घर का एड्रेस मेरे को नहीं पता। तो कंप्यूटर की मेमोरी तो यही है, लेकिन उस मेमोरी का एज का जो एड्रेस है 1101 वो मुझे नहीं पता। मैं एक्स की लोकेशन पे ढूंढ रही हूँ, वाई की लोकेशन पे ढूंढ रही हूँ, जेड की लोकेशन पे, ए की लोकेशन पे, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मुझे एज का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो एज नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी। क्यों भाई, समझ लो बात को। तो यहाँ क्या लगा देंगे, %, इसको बोलते हैं %। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, एज होता है, इसका एड्रेस है। इसने एज का एड्रेस दिया और कंपाइलर ने क्या किया, परसेंटेज जी इंटीजर टाइप की वैल्यू को एज में पुट कर दिया। अब कंडीशन लगेगी यहाँ, इफ लगाएंगे। इफ हमारा क्या है, कीवर्ड है। इफ क्या बोलता है कि यदि, इफ के ब्रैकेट के अंदर क्या लगती है, कंडीशन लगती है। क्या लगती है, कंडीशन लगेगी कि एज बड़ा है क्या, ग्रेटर देन है क्या, किससे, 18 से। एज क्या है, ग्रेटर देन है क्या, 18 से। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ कर दीजिए, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर एक मैसेज तो क्या है, पॉजिटिव है, और एक मैसेज क्या है, नेगेटिव है। एक मैसेज है आपका पॉजिटिव और एक मैसेज आपका क्या है, नेगेटिव। इसके अंदर जो मैसेज है वो क्या है, पॉजिटिव। एल्स के अंदर जो मैसेज है वो क्या है, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, क्या पहले से ही ऐसा हो रहा होगा सिंटेक्स, नहीं ऐसा नहीं रहा सिंटेक्स। इरेज कर दूं, बात समझो कि है क्या, जब इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आया था तो इफ के साथ एल्स नहीं था। जब इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आया था तो इफ के साथ एल्स नहीं था। हुआ क्या, हुआ ये कि प्रोग्राम, यही वाला प्रोग्राम बना कि इफ एज ग्रेटर देन 18, प्रिंट एफ यू आर इलिजिबल। बस इतना था, केवल इफ था। उससे क्या हुआ, बाहर से उसने वैल्यू डाली 22, प्रिंट हो गया यू आर एलिजिबल। उसने वैल्यू डाली 56, यू आर एलिजिबल। वैल्यू डाली 40, यू आर एलिजिबल। 20 डाली, यू आर एलिजिबल। एक बच्चा आ गया और उसने कंप्यूटर पे एज कितनी डाल दी, 17, तो कुछ भी प्रिंट ही नहीं हुआ। ना तो यही कहा कि भाई तू वोट दे सकता है, ना उसको मनाई कि भाई तू वोट नहीं दे सकता। तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, भैया तो हाँ में या ना में जवाब देना चाहिए ना। तो उसने क्या सोचा, ये प्रोग्राम सही काम नहीं कर रहा कॉन्सेप्ट, जबकि उसको ये नहीं पता था कि कंडीशन फॉल्स होने के सिचुएशन में, जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब कंपाइलर को क्या करना है। तब जाके ये एल्स का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और ट्रू होती है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए ट्रू।
अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एक ऐसा पार्ट जरूर होना चाहिए कि अगर कुछ भी काम ना करे तो लास्ट में आके वो मैसेज जरूर प्रिंट हो जाए, जिससे ये पता चल जाए कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है लेकिन हमारा प्रोग्राम सही है। तो इस तरह से इफ एल्स की कई तरह की सिंटैक्स इस्तेमाल हुई। सिंटैक्स लिख लो बस फटाफट, लिखिए जल्दी से सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है, पहली सिंटैक्स क्या कहती है, इफ कंडीशन, इफ के अंदर कंडीशन आएगी और यहां स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ क्या है, कमेंट लिख दो, ये तो कौन से वाला स्टेटमेंट होगा, ट्रू, और ये कौन से वाला होगा, जब कंडीशन क्या है, अनसेटिस्फाइड होगी। जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी तब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और जब कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, तब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कंडीशन अनसेटिस्फाइड हुई तो ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ भी आके दो बातें शुरू हो जाती हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर स्टेटमेंट सिंगल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाइड, वो ये बोलते कि आप ये तो बताओ ही कि मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए, प्लस ये भी दोबारा से प्रिंट करो कि मेरी एज कितनी है, मतलब दोनों चीज। तो स्टेटमेंट कितने आ गए, दो। जब यहाँ इफ और एल्स की सिचुएशन में आपके स्टेटमेंट दो आ जाए, ठीक है ना, जब आपका स्टेटमेंट कितना आ जाए, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, दो आ गए, और उसके बाद आपको एल्स लगाना पड़े, और एल्स में भी आपके स्टेटमेंट दो हों, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पार्ट को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और इस पार्ट को भी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के। ये अलग ब्लॉक बन गया, ब्लॉक, और ये अलग ब्लॉक बन गया। कैसे बन गया ये अलग अलग ब्लॉक? अगर ब्लॉक ना बनता तो क्या होता? एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, दो जगह मैंने देखा है 10 ईयर में। वहां क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, वहां सिचुएशन ये क्रिएट हुई हुई है, ये ब्रैकेट तो लगा हुआ है नीचे। अब देखो आप, एक सिंपल से प्रोग्राम को इसमें कैसे, अभी मुझे ईयर याद नहीं आ रहा कौन से ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। इधर तो ब्रैकेट लगा हुआ है, देखिए जरा आप लोग, एक वेरिएबल है इंटीजर x, एक नंबर का क्वेश्चन है आउटपुट में पूछा हुआ है, इंटीजर x बराबर 10, करेक्ट। इफ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, printf हेलो, printf hey else printf by printf goodbye, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि आंसर प्रिंट होगा बाय, बी कहता है आंसर प्रिंट होगा हे, सी कहता है हेलो और उसके बराबर में प्रिंट होगा हे, डी कहता है एरर। क्या आंसर होगा? हाँ जी बताइए जरा, निकेंद्र बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? एरर, कितने लोग कह रहे हैं कि एरर होना चाहिए? ओके, और बताइए क्या होगा? कमलदीप, क्या होना चाहिए? एरर भी हो सकता है, तो हेलो एरर भी हो सकता है, और नहीं एरर ही है अभी जो ग्रुप के अंदर है मैं कर रहे हैं तो चेहरे के ऊपर प्रेस नहीं हो रहा। ओके,
लेकिन ब्रेसेस के केस में तो ये होता है, मैंने सुना है कि एरर तब क्रिएट होती है जितने खुले हैं उतने बंद होना चाहिए। अगर काउंटिंग पूरी हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं है, चाहे आप नीचे लगा दो 4 एक साथ बंद करो। जितने ओपन ब्रेसेस हैं उतने क्लोज होने चाहिए। ये तो ब्रेसेस के अंदर है वो तो फिट होने चाहिए। हाई प्रोफाइल की तो कंडीशन क्या है? ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है तो कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा है सी, यानी कि हेलो और हे दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ओके, यही तो समझाना था ना, सॉरी मैंने शायद गलती कर दिया है। आंसर इसका हेलो होगा, हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। क्यों? ये चीज मैंने इसीलिए बताई, मुझे जब कंफर्मेशन हुई क्या कि अगर कंडीशन ट्रू होती है और उसको एक से ज्यादा स्टेटमेंट उस ब्लॉक पार्ट के अंदर मिलते हैं, ब्लॉक नहीं पार्ट, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक ही बार जाएगा और एक ही बार उठाएगा। अब एक बारी में बंडल मिलेगा तो बंडल उठाएगा, सिंगल मिलेगा तो सिंगल, ऊपर वाले स्टेटमेंट को उठाकर प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को एक ब्लॉक बना देते हैं ताकि वो पूरा का पूरा एक पूरा ब्लॉक उठाए। बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर हो गई सबको? अगले ब्लॉक के अंदर तब फिर हेलो, हाँ, हेलो और हे दोनों प्रिंट होगा। ब्लॉक से बाहर है इसलिए ये हुआ। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, अब कंडीशन 110 हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो दोनों प्रिंट हो गए, बाय भी और गुड बाय भी, क्योंकि वो ब्लॉक में है। अगर वो ब्लॉक के अंदर ना हो, वो ब्लॉक के अंदर ना हो तो सिर्फ बाय प्रिंट होगा। हेलो और है ब्लॉक के अंदर ना हो, हेलो और हे ब्लॉक के अंदर नहीं है तभी तो हेलो प्रिंट होगा। कंडीशन ट्रू है तो इसी पार्ट में जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स है तो इस पार्ट में जाएगा ही नहीं, इसको स्किप करके सीधा एल्स में आना है। उसको ये पता है कि कंडीशन अनसेटिस्फाइड होने पर मुझे एल्स पर ही जंप करना है, एल्स से पहले वो रुकेगा ही नहीं। अगर कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, आप यहाँ कुछ भी कूड़ा लिख दो, समझ रहे हो ना बात को? कंडीशन अनसेटिस्फाइड होने पर वो सीधा कहाँ जाएगा? सीधा एल्स पे जाएगा, और एल्स में जाने के बाद ब्लॉक मिलेगा तो ब्लॉक प्रिंट करेगा, ब्लॉक नहीं मिलेगा तो सिंगल पहला स्टेटमेंट उठाएगा। बस बात समझ में आ गई हो? इस चीज का ध्यान रखना बहुत। अच्छा, इस सिचुएशन में भी एक और छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ इफ वाले पोर्शन, जो इफ वाली कंडीशन है, वहां उसने क्या किया हुआ था? सेमीकोलन लगाया हुआ था, तो कंडीशन तो वहीं के वहीं टर्मिनेट हो गई। जब टर्मिनेट हो गई तो कहाँ नहीं जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा, तो वो क्या हो गया था? वो एरर क्रिएट हो गया। तो आपको जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बारीकी से देखना है, बस उसमें क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में वो एरर क्रिएट करके रखता है, छोटी छोटी गलतियां कर देता है। ठीक है, इफ एल्स का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिए। दो नंबर में से बड़ा वेरिएबल प्रिंट कराइए, बड़ी वैल्यू को प्रिंट कराइए। 2 नंबर में से बड़ी वैल्यू को प्रिंट कराइए। 2 नंबर में से बड़ी वैल्यू को प्रिंट कराइए, यानी कि 2 नंबर मिलेंगे। अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन लिया क्या, x ले ले, वैल्यू तो नहीं पुट करेंगे अब हम, क्योंकि हम स्कैनर से लेंगे x और y, दोनों की वैल्यू मंगा लें सेम। पहले वैल्यू के लिए मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू करें पुट, स्कैनर परसेंटेज डी। अब 2 वेरिएबल की वैल्यू एक साथ भी तो ले सकते हैं ना, एक वेरिएबल की लेंगे तो एक बार परसेंटेज डी लगाएंगे,
2 की लेंगे तो 2 बार परसेंटेज लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पहले x का एड्रेस देंगे और फिर एड्रेस किसका देंगे, y का। अब चेक कर लीजिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर देन निकालने के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो x अब ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन इसका कैसे पढ़ा जाता है ये देखो। इफ का मतलब क्या बोल रहा है, क्या x ग्रेटर देन यानी बड़ा है क्या, किससे, y से। अगर ऐसा है यानी कि बाहर से वैल्यू आई होगी, तो अगर ऐसा हुआ तो कौन बड़ा होगा, तो पॉजिटिव ऊपर वाले पैसेज में कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाले में किसको प्रिंट कराएंगे कि x इज ग्रेटर, और कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो कंडीशन क्यों सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब x बड़ा नहीं होगा, और x बड़ा नहीं होगा तो कौन बड़ा होगा, y बड़ा होगा। तो सेटिस्फाइड वाले पोर्शन में लिखेंगे x इज ग्रेटर, x is greater, else print y is greater। बात समझ में आ गई, गेट सी एच लगा के प्रोग्राम को बंद कर दो, कॉपी कर लीजिए, क्लियर है। क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद बनाना। 3 नंबर में से छोटा नंबर प्रिंट कराएंगे, ये आप लोग खुद करेंगे, और इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाकर आंसर राइटिंग वाले पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। जो भी मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ आके टाइम ना करके आप क्या कीजिए, घर जाके क्वेश्चन बनाइए और आंसर राइटिंग वाले पोर्टल पे स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, मैं वहीं चेकिंग कर दूँ। बात समझ में आई, हो गया, लिख लिया आपने क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा दूसरा लेवल पे चलेंगे। कर दूं इरेज, ये ऊपर की लाइनें नहीं मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, ये 4 लाइनें तो आप खुद भी लिख लोगे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तीन वेरिएबल को यानी कि 3 नंबर्स को इनपुट कीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स को इनपुट कीजिए और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मैं करा रही हूँ, डिसेंडिंग आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कीजिए, असेंडिंग मैं कराऊं, डिसेंडिंग लिख लेना, खुद करना है। चलिए अब एक बात बताइए, 3 नंबर हैं x y z, तो तीनों में से असेंडिंग ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है कि मान लीजिए x की वैल्यू कितनी है 40, y की वैल्यू कितनी है 10, z की वैल्यू है 5, तो किस ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए 5, 10 और 40, यानी पहले z फिर y फिर x, यही तो है क्वेश्चन। चलिए बनाना स्टार्ट। अब ध्यान से देखो जरा करना क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे x, y और z, लिया, ठीक है। x, y और z ले लिया। अब x, y, z में क्या करेंगे हम लोग, अब मान लीजिए मुझे इनमें से सबसे छोटा निकालना है, सबसे पहले सबसे छोटा बाहर निकालना है। कैसे निकालूं सबसे छोटा बाहर, एक वेरिएबल का कंपैरिजन बाकी के 2 से करो, तो सबसे पहले x को ही ले लें, किसी एक वेरिएबल को फोकस करेंगे ना, कि मान लीजिए मैंने सबसे पहले किसको लिया, x को ले लिया, फिर उसके बाद मैं y को टारगेट करूं, फिर z को करूं। देखो सबसे पहला काम है मेरा, मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कराई x y z, प्रिंट f, एंटर द 3 numbers, enter the 3 numbers, ठीक है। स्कैन कराएंगे इसको, एक बार परसेंटेज डी, 2 बार और 3 बार। अब x का एड्रेस
y का एड्रेस दे देंगे और कंपाइलर को z का एड्रेस दे देंगे, वो तीनों में वैल्यू पुट कर देगा। कर दिया। सबसे पहले x को फोकस करते हैं कि इफ यदि x छोटा हुआ y से और x छोटा हुआ z से, यानी यदि अगर x y से भी छोटा हो और x z से भी छोटा हो, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए ना। x को z से छोटा होना जरूरी है और y से भी, तो बीच में ऑपरेटर लॉजिकल कौन सा लगाएंगे, एंड या और एंड, क्योंकि वो कहता है कि मुझे सारी कंडीशन ट्रू चाहिए। एंड लगा। अगर x सबसे छोटा हुआ तो x के हिसाब से हो जाएगी प्रिंटिंग। अब इस प्रोग्राम को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप x का ये एरिया थोड़ा सा छोड़ दो, और अगर ऐसा नहीं होता है और x छोटा नहीं निकलता है तो हम किसको टारगेट करें, y को, कि भाई y छोटा है क्या z से और y छोटा है क्या x से। ठीक है, आप पहले x और y के हिसाब से कर लो, बाकी बचेगा z के हिसाब से तो हम बाद में प्रिंटिंग कर ही देंगे। पहले x को देख लो कि अगर किसी कारण x सबसे छोटा हो तो प्रिंटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे हो। x मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज 2 मिनट के लिए कि ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाइड है, तो बाहर x तो बाहर निकल गया, बचा कौन अब y और z। तो उनमें से भी तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि y छोटा है या z छोटा है। क्या पता z छोटा हो और क्या पता y छोटा हो, कुछ भी हो सकता है ना सिचुएशन। तो y और z को इसके अंदर पहले चेक कर लो, कंफर्म कर लो y छोटा है क्या z से। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हुई तो कौन पहले आएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे x, और नीचे वाली भी अगर ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू होती अंदर जाएगा ना, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेगा, और y भी सबसे छोटा हुआ तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, y, और तीसरे नंबर पे z। करा दो प्रिंटिंग, प्रिंट एफ 3 स्टेटमेंट में ना करा के एक में करा दो, %d %d और x, y, z। बात समझ में आई। अगर किसी कारण x तो छोटा है सबसे, x तो सबसे छोटा है, लेकिन x के बाद ये y छोटा नहीं हुआ और कौन छोटा हो गया, z। हो सकता है भाई 3 नंबर में, जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए सपोज करो आप x की वैल्यू हो 2 और y की वैल्यू हो जाए 10 और z की वैल्यू क्या हो जाए 5, तो छोटा कौन हो गया, z, y तो नहीं है ना। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराऊं तो मैं कैसे कराऊंगी, पहले x कराऊंगी 2, फिर z कराऊंगी 5 और फिर y कराऊंगी क्या 10, ऐसे ही तो कराऊंगी मैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कह रहा है कि ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू है, ये तो बात मैंने मान ली कि x तो बाहर निकल गया, लेकिन y z में से ना y छोटा हुआ तो x के बाद y प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर y छोटा नहीं हुआ तो x के बाद कौन प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है z तो प्रिंट होगा। समझ में आएगी बात। तो मैं प्रिंटिंग किस ऑर्डर में कराऊंगी कि x तो छोटा था, ये तो बात कंफर्म थी, लेकिन y छोटा ना निकल के कौन छोटा निकल गया, z। वो कब पता चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो x, y और z यही प्रिंट होने हैं, लेकिन अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है और नीचे वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, तो यानी कि कौन छोटा है, z छोटा है। तो मैं पहले x करूंगी, फिर z करूंगी और फिर y की प्रिंटिंग करूंगी। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या, x का सबको समझ में आया ऑर्डर, क्लियर है। अब y पे आ जाओ। अब मान लीजिए सपोज दैट कि x की वैल्यू कितनी है, 22 है, तो कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो गई भाई। मान लीजिए x की वैल्यू 22 है और x छोटा नहीं है, छोटा कौन है, y। तो हम प्रिंटिंग अब किसके हिसाब से करेंगे, या हमने x को टारगेट करा इसलिए सबसे पहले x प्रिंट हुआ, और जब y को टारगेट करेंगे तो प्रिंटिंग कहां से शुरू होगी, जब आप लोग लाइन लगाते हो, जो बच्चा सबसे छोटा होता है वहीं से तो लाइन लगनी शुरू होती है ना। अगर x छोटा था तो x के पीछे लाइन लग गई, y छोटा होगा तो y के पीछे लगेगी, वरना z के पीछे लगेगी। बात समझ में आई। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दो। मान लीजिए सपोज क्या है, y सबसे छोटा है, इफ अगर y छोटा है x से भी और y किससे भी छोटा है, z से भी, तो y तो बाहर निकल गया, बचा कौन अब, x और z। दोनों को चेक कर लो, चेक करते हैं कि x छोटा है क्या किससे, z से।
तो y छोटा है तो पहले तो y प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कौन प्रिंट होगा पहले, ये वाली कंडीशन x, और उसके बाद z। तो सीक्वेंस क्या बनता है, y x और z प्रिंट करते हैं। प्रिंट f परसेंटेज d y x और z। बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, y छोटा ना होके कौन हो गया, z, तो क्या होगा प्रिंटिंग, y तो सबसे छोटा है, वो तो पहले ही बाहर निकल चुका, तो y तो प्रिंट होना ही है पहले, y, और उसके बाद कौन होगा, z, उसके बाद x। अब आप एक बात बताइए, ये यहाँ हो गया, एल्स लग गया, x सबसे छोटा नहीं है, मान लीजिए y भी नहीं है, तो लास्ट में थर्ड कंडीशन में किसको लेंगे, z को। तो z को क्या चेक करने की जरूरत है, भाई जब x भी नहीं है, y भी नहीं है, बचा कौन, तो z तो सबसे छोटा है, ये बात तो तय है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस एल्स वाले पार्ट में जाके, इस एल्स वाले पार्ट में z तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका, क्योंकि z सबसे छोटा है, तो बचा कौन, x और y। तो यहाँ क्या केवल x और y को चेक करेंगे, x छोटा है क्या y से, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट होगा z, फिर x और फिर y। सेम उसी तरह अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन जाएगा, यानी कि अब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा प्रोग्राम जो है वो हर सिचुएशन में काम करेगा, गेट ch। बात समझ में आई, क्लियर है। ये तो था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए बनाइए डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी बनाओगे बाद में बनाओगे, ये तो थे सेल्स के बेसिक प्रोग्राम्स। अब कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम जो है वो कराती हूँ फिलहाल।